बच्चों, आज हम आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ऐसे बोलो फोर्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको पिछली क्लास में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था, और कंस्ट्रेंट मोशन अगर आप सीख गए हैं तो अब इसमें आगे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने वाला है। तो हम लोग आज फोर्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट डालिए फोर्स कॉन्सेप्ट। फोर्स कॉन्सेप्ट तो पहले तो हम आपको बता दें कि हम लोग दो तरीके के फोर्स पढ़ेंगे। एक होगा रियल फोर्स, और एक होगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, मतलब समझे जरा। रियल फोर्स वो फोर्स होंगे जो ओबे करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब तुम कहो सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? पहले तो फर्स्ट लॉ बताओ, सेकंड लॉ बताओ, तब तो थर्ड लॉ बताओ। तो अभी बता रहे हैं। तो रियल फोर्स जो ओबे करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और एक होगा स्यूडो फोर्स। एक होगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स का मतलब आपको महसूस ही हो रहा होगा, एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि रियल में एक्ट नहीं करेगा। ये पिक्चर में कब आएगा? जब हम प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, वो सब बताएंगे अभी। राइट, तो पहले हम बात कर रहे हैं रियल फोर्स की। आज बातचीत करेंगे। स्यूडो फोर्स की अगली क्लास बात होगी। रियल फोर्स में ही हमारे सारे फोर्स आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, आपका फ्रिक्शन, ये सारे फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब किस में आएंगे? रियल फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। और ये वो फोर्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेंगे। अब सवाल आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? तो उसके लिए पहले हेडिंग डालें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेडिंग डालिए। थोड़ा लिखना पड़ेगा बेटा आज, क्योंकि स्टार्ट हो रहा टॉपिक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखना बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा और चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे, तो आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चलिएगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन दिस लॉ स्टेट that everybody continue in its state of rest or uniform motion in a straight line, unless it is applied by some external force, to change that state, that is law of inertia. राइट, समझो मतलब क्या कह रहे हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से एक फिक्स स्पीड से फिक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात सही है, आपने पढ़ा है। अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो बताओ उसमें जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर वो बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया का लॉ कहा जाता है। और इस लॉ के हिसाब से क्या बात हो रही है कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। अब लिखें न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन सेकंड लॉ में लिखिए एक लाइन, एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ में एक लाइन लिखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to applied external force, is directly proportional to applied external force on the body, external force on the body, and the change takes place in the direction of, and the change takes place in the direction of applied force, and the change takes place in the direction of applied force। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कह रहे हैं किसी भी बॉडी में अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का रेट उस एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल है, और लीनियर मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको हम ऐसे लिखें डी वाई बाई डी टी किसका, पी का, डी वाई बाई डी टी पी का। तो बताओ ये बनेगा डी वाई बाई डी टी किसका, एम इंटू बी का। लीनियर मोमेंटम एम इंटू बी होता है, तो डी वाई बाई डी टी, तो जनरली मास क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये बना डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी बनता है एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने ये साबित करा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट। ये हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब लगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे रियल फोर्स। क्या बोलेंगे, रियल फोर्स, राइट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लिखें, फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर ईच एक्शन there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction and acting on different bodies, and acting on different bodies, and acting on different bodies, and acting on different bodies। एग्जाम्पल लिख लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन क्या, फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एग्जाम्पल लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, कॉमा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉमा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, रियल फोर्स की कैटेगरी में। रियल फोर्स, ये एग्जाम्पल ऑफ रियल फोर्स, ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ रियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप चाहे तो एटसेट्रा आगे लिख दें, स्प्रिंग फोर्स भी आएगा इसी में, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, ये सब रियल फोर्स हैं, एटसेट्रा लिख दीजिए आगे।
राइट। अब मैं अपनी बात को समझाने जा रहा हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखिए भाई, हमने कहा रियल फोर्स वो फोर्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ हम सीख गए। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि वो फोर्स जिनके हर एक्शन का, फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, उन फोर्सेस को हम लोग रियल फोर्स कहेंगे। तो बताओ, रियल फोर्स उन फोर्स को कहेंगे जिनके हर एक्शन का रिएक्शन होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा और एक्ट कर रहे होंगे डिफरेंट बॉडीज पर। ऐसे फोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं रियल फोर्स। क्या नाम देंगे? रियल फोर्स, राइट। और रियल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब। तो आपने कहा सर प्रूव करिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है और एक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पे, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स, राइट। तो मैं साबित करने जा रहा हूँ। देखिए जरा, मैं तुमसे कहूँ ये एक m1 मास की बॉडी है, ध्यान से देखना, और ये एक m2 मास की बॉडी है। बताओ, दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये दूरी आर। हमने m1 से कहा तो कह रही है m2 अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक। ये हो गया एक्शन, ये y m2 ऑन m1 एक्शन। m2 ने m1 से कहा इधर आ जाइए, एक्शन। इसने कहा हम आपको देंगे रिएक्शन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये रिएक्शन। ये y m1 ऑन m2, y m1 ऑन m2। m2 ने m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, एक्शन दिया। m1 ने m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, रिएक्शन दिया, राइट। अगर हम ये साबित करते हैं, बताओ ये एक्शन किस पे लग रहा है? m1 पर। किसने लगाया? m2 ने। ये रिएक्शन किस पे लग रहा है? m2 पर। किसने लगाया? m1 ने। तो बताओ ये एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहे हैं या अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं? तो आपका जवाब है अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं सर। एक लग रहा है m1 पे, एक लग रहा है m2 पर। तो देखो भाई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बताओ ये होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन है प्लस आई कैप, राइट साइड। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखो क्या है, तो यह है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट साइड, माइनस आई कैप। तो तुम क्या देख रहे हो? ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो बताओ ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। एक लग रहा है ऑन m1, एक लग रहा है ऑन m2, तो एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो मैंने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हर एक्शन का रिएक्शन है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक लग रहा है m1 पर, दूसरा लग रहा है m2 पर, यानी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी है, ओबे कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, मतलब ये रियल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रियल फोर्स, राइट। अब आते हैं जरा, अब आपने कहा सर टेंशन के बारे में समझाओ हमको जरा, कि टेंशन इज ऑल्सो रियल फोर्स। टेंशन के बारे में और समझाइए कि टेंशन इज ऑल्सो रियल फोर्स। तो ध्यान से देखना, टेंशन के बारे में 3 बातें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए आज, ये पूरे फोर्स कॉन्सेप्ट में काम आएगी। टेंशन के बारे में 3 बातें। टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, हमेशा रस्सी के अलोंग लगेगा टेंशन। दूसरा पॉइंट, अवे फ्रॉम सिस्टम, अवे फ्रॉम सिस्टम, अवे फ्रॉम सिस्टम, हमेशा सिस्टम से अवे लगेगा कौन? टेंशन।
और तीसरी बात, नेचर पुलिंग होगा, पुलिंग नेचर। जो टेंशन होगा उसका नेचर हमेशा पुलिंग होगा, यानी कभी भी टेंशन पुशिंग नेचर का नहीं हो सकता। हम एक ब्लॉक से रस्सी बांध के पुल कर सकते हैं, लेकिन हम एक रस्सी से एक ब्लॉक को धक्का नहीं मार सकते हैं, रस्सी ढीला पड़ जाएगा। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा? पुलिंग नेचर। तो तीन बातें एकदम दिमाग में उठा लीजिए। टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग लगेगा, जिस पे लगेगा उससे अवे लगेगा, अवे फ्रॉम सिस्टम, और हमेशा पुलिंग नेचर में लगेगा। तो टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम सिस्टम, और नेचर कैसा? पुलिंग। राइट, समझते मतलब कहने का। और हम ये दिखाने जा रहे हैं कि टेंशन कैसा फोर्स है? रियल फोर्स है। टेंशन के भी हर एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और एक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पे, यानी टेंशन इज ऑल्सो रियल फोर्स। ठीक है, समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। हम आपसे कहें, सबसे पहले तो तुम्हें ऐसे समझाएं कि मान लो ऐसे बात करी जाए कि ये मान लो एक ब्लॉक है, मान लो इसका नाम रख दें हम M2, और यहां पर एक ब्लॉक है मान लो M1। ठीक, और यहां पर हमने एक फोर्स लगाया F फोर्स लगाया। ध्यान से देखना, हमने बताओ इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींचा, तो देखो अगर ये रस्सी ना होती तो ये चला जाता। इस M2 ने कहा कि आप बताओ, जैसे ही हमने इसको खींचा, इस M2 ने तुरंत M1 के आगे जाने का अपोज किया। M2 ने तुरंत M1 को टेंशन दिया, तो ध्यान देना टेंशन किधर लगेगा? जिस पे लगता है, M1 पे लगा रहे, ध्यान देखना, रस्सी है, रस्सी के अलोंग अवे फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम M1 है तो M1 से अवे इधर की तरफ। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, रस्सी के अलोंग सिस्टम से अवे पुलिंग नेचर। तो ये वाला टेंशन YM2 ऑन M1, YM2 ऑन M1, तो पता ये हो गया एक्शन। M2 ने M1 को एक्शन दिया, तुरंत बताओ M2 को M1 ने क्या कहा? M2 ने M1 से कहा कि इधर रहिए, अकेले आगे मत जाइए। तो इसने कहा हम आपको अपनी तरफ रिएक्शन देंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। तो बताओ यहाँ पर M2 पर रस्सी के अलोंग M2 से अबे ये वाला टेंशन YM1 ऑन M2, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो ये बताओ टेंशन इक्वल है, अपोजिट है, और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज है। एक लग रहा है M1 पे, दूसरा लग रहा है M2 पे। ये भी ओबे कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। इसके भी हर एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, यानी ओबे कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो टेंशन इज ऑल्सो रियल फोर्स, टेंशन इज ऑल्सो रियल फोर्स, टेंशन भी रियल फोर्स है। राइट, अब बताए ये टी और ये टी क्या कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं, ये कैंसिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टी M2 ने लगाया M1 पे, और ये वाला टी M2 पर लगाया किसने? M1 ने। अपोजिट हैं, इक्वल हैं, लेकिन अलग अलग बॉडी पे। कैंसिल कब होंगे? जैसे मेरी बॉडी सिंगल बॉडी, कोई मुझे इधर खींचे 10 न्यूटन से, इधर खींचे 10 न्यूटन से, तो इधर 10 इधर 10, मेरे ऊपर नेट 4 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई खींचे 10 से और कोई उस टेबल को खींचे 10 से, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पे। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, यहीं पे हम चाहें तो इस टेंशन की वैल्यू निकाल भी सकते थे। कहो तो तुम्हें समझा दें यहीं पर, इस टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते थे कितना टेंशन लगा होगा, लेकिन अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर नहीं रहे हैं। लेकिन चलो आप कह रहे हैं तो कर देते हैं। ध्यान से देखना, मान लो हम कहते हैं ये मास 2 kg है, ध्यान से देखना, ये मास मान लो 3 kg है,
और ये फोर्स हमने मान लो लगाया 10 न्यूटन। हमें इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है और हमें रस्सी में टेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं करने जा रहा हूँ। हम इनका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं और टेंशन निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चाहते हैं, ध्यान देना, तो एक टर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा आप हिंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बना रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, तो मैं तुमसे कहूं इसमें दो फोटो होते हैं, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। एक एक बात समझते चलिएगा, फिर हम इसी सवाल को करके दिखाते हैं। एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। ठीक, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। कॉज में हम लोग दिखाते हैं ऑल, हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं तो ऑल रियल फोर्स। अभी हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें अगर, तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। ऑल रियल फोर्स वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम, ध्यान देना। यार मैं तुमसे कहूँ मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। तो हम इस 2 kg से पूछेंगे कि वाई सराउंडिंग मतलब अगल बगल से आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक्सेलरेशन किस बात से डिसाइड होगा, मेरे ऊपर लगने वाले फोर्स से। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे सर आपका क्या एक्सेलरेशन है, तो आप पहले ये पता करोगे मेरे ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये मत पूछो कि मैंने क्या लगाया ना, आप ये पूछो कि मेरे ऊपर क्या लग रहे हैं, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं मेरे एक्सेलरेशन में, और मेरा एक्सेलरेशन मेरे ऊपर लगने वाले फोर्स से डिसाइड होता है। तो मैं हो गया आपका सिस्टम। तो आप कहोगे सर हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब समझो पूछताछ, बात करना चाहते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि सर आप बताइए कि अगल बगल से आपके ऊपर कौन से फोर्स लगे हैं, और जो आपके ऊपर नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आएगा नेट एक्सेलरेशन। आप ये मत बताइए कि आपने किस पर क्या फोर्स लगाया, ये मत बताइए सर हमको, हमें बस ये बताइए कि आपके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। अच्छे समझ लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, राइट। और उस बॉडी का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले फोर्स से डिसाइड होगा। तो मैंने लिखा ऑल रियल फोर्स बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और इफेक्ट में दिखाते हैं एक्सेलरेशन और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऑल रियल फोर्स मतलब वो फोर्स जिनके हर एक्शन का रिएक्शन होता है मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडीज पर। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यानी फ्री बॉडी डायग्राम में 2 फोटो होते हैं, एक कॉज और एक इफेक्ट। कॉज में दिखाते हैं उस बॉडी पे लगने वाले ऑल रियल फोर्स, इफेक्ट में दिखाते हैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आई थिंक क्लियर, ठीक है, समझना आप ध्यान से। ये बात समझ में आ गई। हम उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स दिखाएंगे, तभी मैंने लिखा ऑल रियल फोर्स बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम। ठीक, तो अब देखना जरा हम इसी सवाल को करते हैं। अब देखना हम यही बना रहे हैं अब बीडी, ठीक है, इसे हटा दें। हम इसी सवाल करते हैं पहले, ठीक है। हमें जिसका एक्सेलरेशन चाहिए हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे,
फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मुझसे पूछेंगे कि भाई बताइए वो कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं। आप ये मत बताइए कि आपने किस पर क्या लगाया, आप हमें बस ये बताइए कि आपके ऊपर क्या लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नीचे स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात अभी है नहीं, अभी हम लोग स्मूथ सरफेस पे बात करेंगे, फ्रिक्शन जैसी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा इतना तो तुम्हें कंस्ट्रेंट से समझ में आ ही रहा है कि अगर ये ए से जाएगा, अगर ये ए से जाएगा तो बताओ ये रस्सी का पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए से, तो ये वाला पॉइंट भी ए से जाएगा, तभी ये लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि रस्सी कैसा है, आइडियल। और आइडियल स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था मासलेस, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल बताया था। और रस्सी अगर आइडियल है तो आइडियल रस्सी की लेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। यहां लिखते जाओ तो आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, हालांकि बता चुका हूं मैं, आइडियल स्ट्रिंग मासलेस, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल। और मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन हर पॉइंट पर बराबर बराबर होता है, हर जगह टेंशन बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो क्या ये बात एकदम क्लियर है कि इस सवाल में दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर होगा, यस, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो कांस्टेंट रिलेशन कल पढ़ा था कि ये जितने से भागेगा उतने से ये पीछा करेगा, तभी लेंथ कांस्टेंट होगी। अब देखो हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमने उस 2 kg को बुलाया, ऐसे हमने 2 kg को बुलाया, हमने कहा हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, आप हमको बताइए कि आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स बताना जो आप पे लग रहे हैं, आपने क्या लगाया ये मत बताना। तो पता ये क्या कह रहा है, कह रहा सर एक अर्थ का ग्रेविटेशन मुझे नीचे खींच रहा है, कितने से, mg से, 2g से। बताओ ये जो mg है ये ब्लॉक ने लगाया कि ब्लॉक पर लगा, आप कहोगे ब्लॉक पर लगा, ब्लॉक थोड़ी mg लगाता है। ये बताओ y अर्थ ग्रेविटेशन ऑन ब्लॉक 2 kg, हम वो फोर्स दिखाएंगे जो ब्लॉक पर लगेंगे। हमारा सिस्टम ये है 2 kg, तो हम इससे पूछेंगे वो कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं। तो ये कह रहा सर एक तो अर्थ का ग्रेविटेशन मुझे नीचे खींच रहा है, ठीक। अब देखना दूसरा, कह रहा सर ये जो ग्राउंड है ये मुझे ऊपर एक धक्का मार रहा है नॉर्मल, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा कह रहा सर इधर एक आदमी, एक एजेंट 10 न्यूटन से खींच रहा है, और इधर सर एक रस्सी है और ये m2 मुझे इधर खींच रहा है t से, कितने से, t से। बताओ ये फोर्स y एजेंट ऑन 2 kg, ये फोर्स y m2 ऑन 2 kg, m2 का मतलब 3 kg, ठीक है। तो क्या बताओ जरा, हमने फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स दिखाए वो सारे फोर्स 2 kg पर लगने वाले दिखाए, यस। बताओ ये जा किधर रहा है, ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, राइट साइड। तो बताओ जिधर एक्सेलरेट करेगा ये इफेक्ट में हमने ए दिखा दिया। तो बताओ क्या ये ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे जंप कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इस नॉर्मल ने इस 2g को क्या कर लिया, बैलेंस, इसे n1 बोल दे रहा है। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे n1 2g के बराबर, यानी 20 न्यूटन के बराबर। 2g का मतलब 20, g को 10 लेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन अगर राइट है तो बताओ आपने पढ़ा होगा नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। हालांकि ये a सेंटर ऑफ मास का होता है, लेकिन आप a लिखिए अभी, ठीक है। चलो बताओ नेट फोर्स किधर है, राइट साइड। कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेलरेशन जिधर उधर ही नेट फोर्स। तो बताओ इधर 10 इधर t, कौन बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा। तो इक्वेशन लिखेंगे 10 माइनस टी, 10 माइनस टी, ये आया नेट फोर्स बराबर
m2 kg और एक्सेलरेशन a, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बना ली। अब देखो हमने 3 kg से बात की तो इधर देख लो यहीं बना दे रहे, FBD ऑफ 3 kg। हमने इस 3 kg से पूछा आप बताइए आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा अर्थ का ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा 3g से, ये y ग्रेविटी ऑन 3 kg। अब हमारा सिस्टम 3 kg है। कह रहा सर जमीन से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल n2, और कह रहा ये जो m1 है सर ये मुझे इधर रस्सी से खींच रहा t से, ये y2 kg ऑन 3 kg। अब बेटा हमारा सिस्टम 3 kg है तो हम वो फोर्स दिखाएंगे जो केवल 3 kg पर लग रहे होंगे। बताओ ये किधर जाएगा, जिधर नेट फोर्स किधर, राइट, तो राइट जाएगा ए से। अच्छा इसका ए बराबर क्यों है, वो कंस्ट्रेंट से पहले ही हम बात कर लिए। अब बताओ N2 ने 3g को क्या कर लिया, बैलेंस। आपने कहा सर N2 ने 3g को बैलेंस कर रखा है ताकि ये ब्लॉक नीचे ना जाने पाए। अगर ये सरफेस ग्राउंड ना होके कोई लूज सरफेस होता तो जैसे इस पर रखते ही अंदर चला जाता। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड ना हो करके ये नॉर्मल ना देता और ये अंदर धंस जाता। लेकिन हम कह रहे ग्राउंड है, सॉलिड मटेरियल है, तो इसने नीचे जो 3g अर्थ ने इसको नीचे खींचा। ये ना कहना कभी भी कि इस ब्लॉक ने 3g लगाया, ना, ब्लॉक पर 3g लगा, ये 3g ब्लॉक पर लग रहा है और ग्राउंड ने ऊपर n दिया। बताओ इक्वेशन नेट फोर्स T, तो हम लिखेंगे T ने 3 kg को a का एक्सेलरेशन दिया। 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन है, ऐड कर दो, ऐड करो, T कट गया, 10 बराबर 5 a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। और a अगर 2 आ गया, a को 2 यहाँ रख दो तो टेंशन, चाहे यहाँ रख दो जहाँ तुम्हारी मर्जी, टेंशन आ गया 6 न्यूटन। ये रस्सी में टेंशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, नोट करिए। ठीक है, हो गया। तो ये बात एकदम दिमाग में उठा लीजिए कि हम जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसने 3g लगाया ना, 3g इस पर लगा। किसने लगाया, अर्थ के ग्रेविटेशन ने। हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। क्लियर। तो ये देखो हमने दोनों का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। और अपनी देसी भाषा में बोलें तो हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है हम उस ब्लॉक से पूछताछ करेंगे कि आप हमें बताइए वो कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपका एक्सेलरेशन। तो आपके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उसी नेट फोर्स की वजह से आएगा नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। इतनी छोटी सी बात है। अब देखो इसी सवाल में हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं यार, एक बात और ध्यान दो, हमने अभी दोनों का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक, इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है, आंसर आ गया, सबको सही है। लेकिन हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं सवाल में, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। क्या ये ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, एक्सेलरेशन बराबर है। तो हम एक बात और कह सकते थे यहाँ पर कि क्यों ना हम दोनों को कंबाइंड देख लें। कंबाइंड को तो समझो, आप इसका फोटो लो, ये दोनों आपको ऐसे दिख रहे हैं, बीच का ये गैप अगर 1 मीटर है, थोड़ी देर बाद लो, फिर फोटो लो, फिर ये गैप 1 मीटर, और दोनों बताओ लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपके हर फोटो में क्या दोनों हमेशा एक साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं सर ये दोनों हमेशा कंबाइंड हैं, एक साथ हैं।
तो अगर दोनों कंबाइंड हैं तो क्यों ना हम दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। लेकिन ये ख्याल रहे कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम हम हमेशा नहीं बना सकते। कब बना सकते हैं? जब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, कंबाइंड एफवीडी ऑफ 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg, तो ध्यान से देखना ये 3 kg है, ये 2 kg है। ध्यान से देखना, ये हमारा सिस्टम की बाउंड्री हो गई। अब ये दोनों हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम। तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स ओनली 10 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स ओनली 10 न्यूटन। हमने इन दोनों से मिला करके एक साथ बात करी, कंबाइंड बात करी, और ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ राइट साइड ए से जा रहे हैं। तो बताओ अगर ये जो डॉट 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 हमने दिखाया है ये हमारी बाउंड्री ऑफ सिस्टम है, बाउंड्री ऑफ सिस्टम। और अगर बताओ ये सिस्टम बाउंड्री है तो इस बाउंड्री के अंदर जो फोर्स होंगे वो इंटरनल होंगे। कैसे होंगे? इंटरनल। सुनना ध्यान से। अब ये दो ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक नहीं है, अब ये हमारे एक ही ब्लॉक हैं और दोनों एक साथ ऐसे जा रहे हैं। तो बताओ हमने इनसे कहा क्या आपके बीच में कोई टेंशन है? तो ये कह रहे हैं हमारे दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कह रहे हैं वो टेंशन इंटरनल हो गया। आप अगर हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो हमने उस पर क्या लगाया, उसने मेरे ऊपर क्या लगाया, आपको इससे क्या मतलब? आप तो दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं, तो आप तो एक्सटर्नल फोर्स देखिए, वो हम दोनों का इंटरनल मैटर है। तो आपको पता ये जो टेंशन था, ये टेंशन, ये हो गया इंटरनल फोर्स। कैसा हो गया? इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। अब हम टेंशन नहीं दिखाएंगे। अगर हम दोनों को एक ही बॉडी मान लें तो ओनली फोर्स 10 न्यूटन, ओनली फोर्स 10 न्यूटन। क्लियर? ये इंटरनल हो गया। क्यों यार बताओ, तुम मेरे पूरे शरीर को देखो, तुम करो सर ये हाथ सब आपका हिस्सा है। अब तुम मुझे इधर 10 से खींचो, इधर 10 से खींचो, बताओ मेरे ऊपर नेट फोर्स, मैं कहूँगा 0। लेकिन तुम कहो सर यहाँ कितना फोर्स है, तो बताओ यहाँ जो फोर्स है वो इंटरनल है। अभी हम नहीं बताएंगे। यहाँ अगर फोर्स पता करना है तो आपको सिस्टम को वहाँ से कट करना पड़ेगा। तो मैं तुमसे कहूँ अगर आप पूरे सिस्टम को एक साथ देख रहे हो तो इन दोनों ने आपस में जो लेन देन किया फोर्स का, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो टेंशन इंटरनल हो गया। ओनली एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। तो मैं कहूँगा 10 न्यूटन ने टोटल मास 5 kg को ए से चलाया। तो ए आ गया बेटा, देखो मैंने क्या लिखा, मैं फिर से समझा दूं। मैंने लिखा एफ नेट बराबर एम ए, मैंने यही लिखा है। तो नेट फोर्स देखो 10 न्यूटन, टोटल मास 5 kg को ए से चलाया। ए आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ? राइट साइड। लिख भी दे रहा है राइट साइड। लेकिन जब हमने देखो कंबाइंड देखा था तो टेंशन कैसा हो गया? इंटरनल। लेकिन किसी ने कहा नहीं हमें तो टेंशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर टेंशन चाहिए तो यहाँ से काट दो। तो यहाँ से काटे, दो हिस्से हुए, एक 2 kg एक 3 kg। आप किसी से भी बात कर लो, मान लो हमने 3 kg से कहा, हमने कहा आप बताइए क्या आपके ऊपर कोई टेंशन है? कह रहा बिल्कुल है। कह रहा 2 kg ने मुझे इधर टेंशन दिया और मैं 2 kg के साथ 2 से जा रहा था। अब इसने अपने और 2 kg के बीच में टेंशन होने की बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर हम कंबाइंड बात करते तो ये कहते टेंशन कैसा? इंटरनल। छुपा जाते, इंटरनल कर जाते। और बात सही भी है। अगर मेरी पूरी बॉडी से पूछोगे तो मेरे कंधे ने यहाँ जो फोर्स लगाया या इसने कंधे पे जो फोर्स लगाया वो यहाँ इंटरनल फोर्स है, जॉइंट पे जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर यहाँ का फोर्स चाहिए तो यहाँ से सिस्टम को ब्रेक करके एक पर्टिकुलर पार्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, राइट? तो ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा सर कंबाइंड के लिए तो इंटरनल था, अब कह रहा वही टी ने 3 kg को ए से चलाया। तो इक्वेशन लिखेंगे टी नेट फोर्स 3 को ए से चलाया। ए की जगह 2 रख दो तो टी आ गया 3 × 2 6 न्यूटन। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहता था, ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार अगर दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन बराबर हमें दिख रहा है तो हम दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया करेंगे। और कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से
कुछ फोर्स इंटरनल हो जाएंगे, जो उनके बीच में फोर्स है वो इंटरनल, हमें सीधा एक्सेलरेशन मिल गया। फिर हमें अगर वो इंटरनल फोर्स निकालना है तो जहाँ पे वो लग रहा है वहाँ से हम सिस्टम को कट करके फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक क्लियर, राइट। टेंशन कैसा फोर्स? रियल फोर्स। इसके भी हर एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखिए जरा, हम यहीं पर आपसे बात करें ऐसे कि मान लो ये एक रस्सी बंधी हुई है, ऐसे ध्यान देना, एक रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है कोई ऐसे, और ये इस रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच रहा है। इसने मान लो इस रस्सी को इधर खींचा टी से, तो ये वाला फोर्स वाई मैन ऑन स्ट्रिंग, वाई मैन ऑन स्ट्रिंग एक्शन, वाई मैन ऑन स्ट्रिंग एक्शन। तो पता है ये रस्सी इस आदमी के हाथ पर यहीं पे लगेगा, हम थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं, इधर टी देगा, और ये वाला टी वाई स्ट्रिंग ऑन मैन, वाई स्ट्रिंग ऑन मैन। तो अगर हम इस आदमी से पूछें कि तुमने अगर रस्सी को खींचा लेफ्ट, तो ये पता क्या कह रहा, मेरे ऊपर फोर्स आ गया राइट, ये वाला टी कह रहा ये टी मुझे स्ट्रिंग ने दिया है, वाई स्ट्रिंग ऑन मैन। आपको पता है अगर यहाँ स्मूथ होता, अगर यहाँ स्मूथ होता तो ये इधर की तरफ स्लाइड कर जाता, तो अगर ये रुका है तो पक्का यहाँ इसके पैर पर इधर आया होगा फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन ने इस टेंशन को क्या कर लिया होगा, बैलेंस, ताकि ये आगे स्लाइड होने से बच जाए। तो मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल कि पर्सन अगर रस्सी को खींचेगा लेफ्ट तो रस्सी पर्सन को खींचेगा राइट, तो पर्सन के हाथ पर भी टी आएगा राइट साइड। ओके, यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंशन एक रियल फोर्स है, इसके हर एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। आप समझो जरा बेटा, बहुत ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, आप देखेंगे चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए एक एक बात को बड़े आराम से समझते हुए चलना है। और एक एक सवाल मैं क्लास में ही करवाऊँगा, असाइनमेंट का हर एक क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवाता हूँ। इसीलिए देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि एक रस्सी ऐसे लटक रहा है ऐसे, और ये एक आदमी इस रस्सी पर ऐसे लटक गया, तो बताओ इसने रस्सी को पकड़ के ऐसे नीचे खींच दिया, भाई मैंने हाथ से ऐसे पकड़ खींचा, तो ये वाला टी वाई मैन ऑन स्ट्रिंग। तो बताओ जरा, अगर पर्सन ने रस्सी को खींचा नीचे तो रस्सी पर्सन को खींचेगा ऊपर ऐसे टी। तो अगर हम पर्सन से पूछें इंडिविजुअली तो पता ही क्या कह रहा है, कह रहा मेरे हाथ पर टी ऊपर आ गया सर, और ये यही वाला टी है जो कि वाई स्ट्रिंग ऑन मैन, ये वाला एक्शन और ये वाला रिएक्शन। तो देखो अगर ये पर्सन रस्सी खींचेगा नीचे तो इसके हाथ पर टेंशन आएगा ऊपर रिएक्शन के फॉर्म में, इक्वल है, अपोजिट है और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज है, रियल फोर्स है। अच्छा नीचे क्या लग रहा होगा इसका, mg। अगर इसको हवा में रुकना है एक्सेलरेशन 0, तो हम कहेंगे इस टेंशन ने mg को बैलेंस कर लिया। अगर रुकना है, अगर ऊपर एक्सेलरेट करना है तो टेंशन बड़ा होगा, mg छोटा होगा, और अगर नीचे एक्सेलरेट करना तो mg बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा। बोलो भाई, क्लियर है ना। अगर रेस्ट पे रहना है एक्सेलरेशन 0 तो t बराबर mg, और अगर इसी मंकी को कह दो या पर्सन कह दो जो भी है, अगर इसको इसी रस्सी पर ऊपर जाना है तो देखो इधर t लग रहा है, इधर mg लग रहा है, और अगर ये रस्सी में ऊपर एक्सेलरेट करके जाना चाहता है
तो बताओ टी बड़ा होगा कि एम जी, तो आप कहोगे जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी की वैल्यू अब आएगी एम जी प्लस एम ए। बोलो भाई। और अगर यही नीचे जाना चाहता है तो ध्यान देना, अगर इसी रस्सी में ये नीचे स्लाइड करके जाना चाहे एक्सेलरेशन ए से, तो एम जी बड़ा होगा टी छोटा बराबर एम ए। अगर इसे नीचे एक्सेलरेट करना है तो एम जी बड़ा टी छोटा। तो यहाँ से देखो टी बराबर एम जी माइनस एम ए। तो सुनो ध्यान से, सबसे ज़्यादा टेंशन इस रस्सी में देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेंशन होगा। इसके नीचे ये रस्सी लूज होगी, लूज नीचे लूज होगी, यहाँ तक टेंशन होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन कब होगा? तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने फोर्स तब लगाया जब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। वो कितना? एम जी प्लस एम ए। यानी पर्सन ने रस्सी को खींचा एम जी प्लस एम ए से। कब? जब उसे ऊपर एक्सेलरेट करके जाना है। सबसे कम टेंशन कब? जब उसे नीचे एक्सेलरेट करना है एम जी माइनस एम ए के बराबर। और अगर उसे यहाँ लटके रहना है एक्सेलरेशन 0, तो टेंशन एम जी के बराबर। मंकी का एम जी है, ये पर्सन का एम जी, इसका मास है। यानी अगर एक रस्सी से लटक रहा है और मैं वहाँ पे रुकना चाहता हूँ, उसी जगह पे लटके रहना चाहता हूँ, तो मैं रस्सी पे जो टेंशन लगाऊँ वो एम जी के बराबर। बात सही है। आपने किसी को लटके हुए देखा है तो वो क्या करता है? ऐसे जस्ट पकड़ लेता टाइट और देखते वहीं लटका है। इसका मतलब उसने अपना पूरा एम जी रस्सी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो टी बराबर एम जी। और तुमने किसी को रस्सी पे ऊपर चढ़ते देखा है? क्या करता है? टाइट पकड़ता है, फिर नीचे खींचता, फिर पकड़ता, नीचे खींचता, ऐसे पकड़ के नीचे खींचता है, तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जाता है। ऐसे देखा होगा, पकड़ा नीचे खींचा, पकड़ा नीचे खींचा, ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जाता है। इसका मतलब उसने टेंशन एम जी से ज़्यादा लगाया। तो ये वो फोटो है जब वो ऊपर जाता है एक्सेलरेट करके। और किसी को तुमने रस्सी पे नीचे स्लाइड करके देखा होगा, खुद भी कभी स्लाइड किए होंगे। तो रस्सी को हम ऐसे पकड़ते हैं टाइट और धीरे से थोड़ा सा लूज करते हैं और रस्सी पे नीचे की तरफ स्लाइड करके आते हैं। तो हम अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करते हैं, यानी टेंशन एम जी से कुछ कम। तो टेंशन एम जी से कम आप रस्सी पर नीचे एक्सेलरेट करके आएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? तो बताइए सबसे ज़्यादा टेंशन कब लगाना पड़ेगा? जब हमें उस रस्सी पर एक्सेलरेट करके ऊपर जाना है। सबसे कम टेंशन कब लगाना पड़ेगा? जब उस रस्सी पे एक्सेलरेट करके नीचे आना है। और अगर रुकना है तो टेंशन एम जी के बराबर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर। अब देखिए जरा आगे, क्लियर? अब देखो जरा, और अगर रस्सी आइडियल है तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? बराबर बराबर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चाहो तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लें। इन आइडियल स्ट्रिंग, इन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन एट ईच पॉइंट, टेंशन एट ईच पॉइंट रिमेन्स सेम। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं? मासलेस, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल। अगर आइडियल रस्सी होगी तो पूरी रस्सी में हर जगह टेंशन बराबर बराबर होगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अगर रस्सी में मास होगा तो फिर हम उसे आइडियल नहीं कहेंगे। आपने एक गेम देखा होगा जिसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर गेम।
टग ऑफ वॉर गेम समझते जरा ये क्या है। टग ऑफ वॉर गेम समझिए जरा क्या है। इस गेम में लोग रस्सी खींचते हैं, दो पार्टियां होती, मान लो ये एक रस्सी है, ये मोटा रस्सी, इसमें मास है बेटा, ये आइडियल नहीं है, इसमें मास है, एम मास है मान लो, ठीक, एम मास है। दो पार्टी, कुछ लोग इधर खड़े हैं, इस रस्सी को पकड़ के इधर की तरफ खींच रहे हैं 100 न्यूटन से, कितने से, 100 न्यूटन से। दूसरी पार्टी यहाँ खड़ी है, ये लोग रस्सी को पकड़ के इधर खींच रहे हैं, मान लो 100 न्यूटन से। उधर के लोग भी 100 से, इधर के भी 100 से रस्सी खींचते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ इधर खींच रहे हैं। टग ऑफ वॉर गेम, इसका मास क्या है, एम। चाहो तो मैं एम की वैल्यू देना, चलो रस्सी का मास मान लो 10 kg, ठीक, 10 kg। हमारा सवाल है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन रोप। इस रस्सी में हमको टेंशन निकालना है, ठीक है। तो करिए आप जरा, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से। टेंशन इन रोप, तो देखो तुम्हें पहले तो ये बताइए रस्सी किधर जाएगी। तो आप क्या करो, एक काम करो, सुनो ध्यान से, आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोप बनाओ। पहले हमने इस रस्सी से पूछा, पूरी रस्सी से पूछा, ध्यान से देखना। तो ये कह रहा है इधर एक 100 न्यूटन लग रहा है, कह रहा है एक इधर 100 न्यूटन लग रहा है, और मेरा मास 10 kg है। तो हमने कहा आप किधर एक्सेलरेट करेंगे, कह रहा है कहीं नहीं, एक्सेलरेशन 0। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, दोनों तरफ फोर्स बैलेंस है। कह रहा हम कहीं एक्सेलरेट नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन हमने कहा आप में टेंशन कितना, तो बताओ पहले ये डिसाइड करो टेंशन कहाँ निकालना है। आपने कहा मान लो हमें यहाँ निकालना, मिड पे, चलो इस पॉइंट पे निकालना, पी पॉइंट पे। तो बताओ इधर मास 5 kg, इधर मास 5 kg। तो देखना हम मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, हमने वहाँ से रस्सी को ऐसे काटा, ऐसे काटा, अच्छे समझ लो। हमने पूरी रस्सी को देखा तो हमने कहा ये रस्सी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रुकी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बैलेंस। मान लो मैं हूँ रस्सी, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं 100 से, कुछ इधर खींच रहे हैं, तो मैं ना लेफ्ट जाऊँगा ना राइट जाऊँगा, मेरे ऊपर नेट फोर्स 0। लेकिन कहो यहाँ टेंशन बताओ, तो यहाँ टेंशन है टेंशन। कैसे पता चलेगा कितना, यहाँ से कट करो। कट करने के बाद हमने यहाँ से काटा, हमारे पास 2 हिस्से हुए, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ध्यान दो, रस्सी के 2 टुकड़े हो गए, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास m माइनस स्मॉल एम। 5 kg 5 kg, ये हमने कह दिया ये स्मॉल एम, तो ये m में से स्मॉल एम चला गया, ठीक। यहाँ से हमने काटा, ध्यान दीजिए जरा। इधर फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन। अब हमने कहा यहाँ बताओ क्या टेंशन है, कह रहा बिल्कुल है। किधर होगा, इस पॉइंट पर रस्सी के अलोंग। अब इधर की तरफ टेंशन, इधर देखो, इधर 100 न्यूटन था ये वाला फोर्स, और जहाँ से काटा है ये कह रहा है मेरे ऊपर इधर टेंशन। अच्छा अगर हम दोनों को एक ही करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो बताओ ये टेंशन कंबाइंड के लिए इंटरनल, कंबाइंड के लिए इंटरनल। तो यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि अभी वो कंबाइंड के लिए इंटरनल हो गया है। लेकिन अगर हमें वो टेंशन निकालना है तो जहाँ पे वो लग रहा है वहाँ से रस्सी को काटना पड़ेगा। हमने काटा, बताओ इस रस्सी का एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि ये टुकड़ा इसी का तो हिस्सा है और इसका एक्सेलरेशन 0 आया है। अगर एक्सेलरेशन 0 तो जितना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये टेंशन 100 न्यूटन के बराबर। बताओ इसका भी तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये टेंशन 100 न्यूटन के बराबर। तो मैं तुम्हें ये भी सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो हमने यहाँ से रस्सी को काटा और जो 2 टुकड़े हुए,
आप किसी भी एक टुकड़े से बात कर लो, चाहे इससे और चाहे इससे, किसी भी एक से। अभी हम सीख रहे हैं तो दोनों से करके दिखाया है। बताओ टेंशन कितना आया, 100 न्यूटन। तो जवाब दो। इस रस्सी में यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह टेंशन है, और कितना है, 100 न्यूटन। वो टेंशन इस मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इस पूरी रस्सी में हर एक पॉइंट पर टेंशन 100 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि रस्सी रुकी है। चाहे तुम यहाँ से काट के चेक कर लो, यहाँ पे नेट फोर्स 0, तो यहाँ के टेंशन ने 100 को बैलेंस किया। यहाँ से काट के चेक कर लो, यहाँ के टेंशन ने 100 को बैलेंस किया। हर पॉइंट पर टेंशन 100 न्यूटन के बराबर। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए। अब हम बताओ, ये फोर्स अगर थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, मतलब अलग अलग फोर्स कर दें, इसे नोट कर लिए। इन दिस केस टेंशन एट ईच पॉइंट इज सेम, और वो दैट इज 100 न्यूटन। आई थिंक क्लियर। अगला देखिए। अब अगला केस, देखना भाई। मान लो मैं आपसे कहें इस रस्सी में मास ले लेना, ठीक है। पहले भी मास था, लेकिन अब हम फोर्स को अलग अलग ले लेना। मान लो इसका मास 10 kg जो कि पहले था। इधर हमने एक फोर्स लगा दिया 200 न्यूटन। इधर हमने एक फोर्स लगा दिया मान लो 100 न्यूटन, ठीक। चलो बताओ। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। इस रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन हम आपसे निकलवाना चाहते हैं, ठीक। तो बताओ, तो पहले तो एक बात बताओ, ये रस्सी जाएगी किधर? अगर हम पूरी रस्सी को देखें तो ये किधर जाएगी? तो जिधर होगा नेट फोर्स, बताओ इधर 200 इधर 100, तो नेट फोर्स इधर ही तो है, तो इधर आएगा एक्सेलरेशन। क्या लिखोगे इक्वेशन? F1 माइनस F2। ये नेट फोर्स बराबर है, अभी हमने बताओ न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, F नेट बराबर है हमें, F नेट बराबर है हमें। तो बताओ F नेट कितना? 200 माइनस 100 बराबर 10A। तो ये आया 100 बराबर 10A। तो A आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया A 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो A हो गया अगर 10, तो अब हमें मिड पॉइंट पर, ये मान लो मिड पॉइंट है P, यहाँ टेंशन निकालना है। तो बताओ यहाँ का टेंशन अभी नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम पूरी रस्सी को देख रहे हैं, और पूरी रस्सी के लिए वो टेंशन इंटरनल है। लेकिन यहाँ टेंशन चाहिए तो यहाँ से रस्सी को काटना पड़ेगा, उसे एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, हमारे पास दो हिस्से, एक ये वाला एक ये वाला। आप किस में इंटरेस्टेड, राइट कि लेफ्ट? आपने कहा राइट, कोई भी एक बात कर लो। तो ये वाला पार्ट हमने देखा, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसका मास है 5 kg, क्योंकि मिड पॉइंट से काटा है। इधर लग रहा था फोर्स 200 न्यूटन, ये हमने राइट वाला पार्ट बनाया। तो इधर की तरफ टेंशन T मैंने मान लिया मिड पॉइंट पे, टेंशन एट पॉइंट P पॉइंट, ठीक। अब बताओ जरा, ये हमने राइट पार्ट लिया, राइट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। बताओ ये जा किधर रहा है? ये राइट जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा? 10 से। तो आप हमको बताइए, अगर ये 10 से राइट जा रहा है तो नेट फोर्स भी राइट होना चाहिए। तो ये बड़ा, तो देखो F1 माइनस टेंशन एट पॉइंट P बराबर 5 kg इंटू A।
तो ये देखो 200 माइनस टेंशन एट पॉइंट पी 5 इंटू 10, तो टेंशन एट मिड पॉइंट आ गया 150 न्यूटन। यहाँ टेंशन 150 है, तुमको नहीं, हम तो लेफ्ट पार्ट से बात करेंगे। आप लेफ्ट पार्ट से बात कर लीजिए, किसी भी पार्ट से बात कर लीजिए, लेफ्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम लेफ्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग से बात करें, बताओ लेफ्ट पार्ट ये वाला पार्ट, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इससे पूछ लो। पता ये क्या कह रहा है? कह रहा मेरा मास 5 kg। कह रहा यहाँ से काटा तो इधर तो फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, F2 100 न्यूटन, और सर इधर लग रहा है टेंशन सिस्टम से अभी टेंशन एट पॉइंट पी। ये जा किधर रहा है? तो ये वाला हिस्सा भी तो राइट जा रहा है, कितने से? ए से, और वो ए कितना निकला है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ टीपी बड़ा होगा कि 100? तो आपने कहा टीपी माइनस 100 बराबर 5 इंटू ए, वैल्यू रख दो, तो टीपी माइनस 100 बराबर 5 इंटू 10, टेंशन एट पॉइंट पी आ गया 150 न्यूटन। वही आ गया कि नहीं? तो हम बताइए, चाहे जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए वहाँ से काट के किसी भी एक पार्ट से बात कर लीजिए, आपको टेंशन जो कि इंटरनल था वो फाइंड आउट हो जाएगा। राइट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब बताइए, अब हेडिंग डालिए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, लेकिन बेटा यहाँ से अब हम लोग कल बात करेंगे। आज की क्लास मैंने बहुत ही बेसिक बातचीत करी, एकदम से बहुत बेसिक बातचीत, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप अच्छे से एक एक बात को समझते हुए चलिएगा। ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही।